नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं हूँ इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉल छात्रावास में। जिस छात्रावास में इस समय मेरी उपस्थिति रही है, इसका इतिहास गौरवशाली रहा है और वर्तमान भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पर बातचीत करते करते जो जानकारी हुई, इसमें ये पता चला कि इस छात्रावास में कभी क्रांतिकारी भगत सिंह भी यहाँ पर रहते थे और तमाम गतिविधियों का उनसे यहाँ से जुड़ाव है। तो इन सब मुद्दों पर तो जुड़ाव है ही, लेकिन वर्तमान समय में मेरे साथ जो उपस्थित हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हीं से इनका पूरा परिचय जाना जाएगा, कहाँ से आते हैं और वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई अभिषेक भाई। हाँ, मैं अवनीश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मूलतः तो मैं जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ, लेकिन स्कूलिंग के पढ़ाई के बाद हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए और पढ़ाई के दौरान ही हमें शुरुआती BA फर्स्ट ईयर में इसी हॉलैंड हॉल छात्रावास में विश्वविद्यालय में मुझे कमरा अलॉटमेंट हुआ और तब से लेकर अब तक जब तक पढ़ाई चल रही है हम लोग छात्रावास में ही हम लोग का कमरा रहा और यहीं रहना अच्छा लगता है। तो जिस छात्रावास में आप रह रहे हैं और वर्तमान समय में आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो इस छात्रावास का राजनीतिक इतिहास तो बहुत ही शानदार रहा है। आप भी छात्र नेता रहे, तो आपकी क्या स्थिति इस समय है राजनीति में? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकलने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के सभी बड़े पदों को सुशोभित किया है और हर आदमी जो छात्र राजनीति से निकला है उन्होंने देश को एक नया मुकाम दिया है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और हॉलैंड हॉल ही नहीं, जितने भी छात्रावास हैं और जितने भी विश्वविद्यालय के लोग हैं उन सब ने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया। चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी रहे हों, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, चाहे मोहन सिंह जी रहे हों, चाहे बृहस्पति तिवारी जी रहे हों, चाहे वर्तमान के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश की उत्तर प्रदेश के सदन में और देश के सदन में हैं। तो इतिहास हम लोग का गौरवशाली रहा है और उस गौरवशाली इतिहास को सजोने की, उसकी बचाने की जिम्मेदारी भी हम लोग को कंधे पर है और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उस गौरवशाली परंपरा को बचाकर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति को इतना बेहतर किया जाए कि आने वाले दिन में हम लोग की जो नई पीढ़ियाँ उनको सीख मिले और कैसे हिंदुस्तान को आगे ले जा सके उसके बारे में वो भी प्रयत्नशील हैं। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो क्या लगा कि अजय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अगर छात्र नेता जाता है तो पार्टी में कितनी उसकी अहमियत होती है? अरे बहुत अहमियत होती है। अहमियत क्या, समाजवादी पार्टी नहीं का जो छात्र विंग है समाजवादी छात्र सभा, उसने ही हमें टिकट दिया और हमें छात्र सभा के बैनर तले अध्यक्ष पद का मैं चुनाव लड़ा और मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन ABP है उसको धूल चटा दी। ये छात्र सभा की देन थी और हम लोग का सामूहिक प्रयास था और हमारे नेता का हम पर विश्वास था कि हम लोगों ने जिस दौर में 2017 में नई नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और हम लोग के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री, चाहे डिप्टी CM इलाहाबाद में हो, चाहे यहाँ पे 4 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, 2 सांसद सब आके यहाँ प्रचार करते थे, लेकिन समाजवादी विचारधारा के नौजवानों ने उन सारे डिप्टी CM मंत्री और सांसदों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनको घर से निकलने नहीं दिया और बुरी तरीके से पटकनी देकर हम लोग वापस उनको भेज दिए। हाँ, तो ये तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप चुनाव जीत गए थे, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आते हैं आपकी सीधे राजनीति में, इसलिए क्योंकि जो विद्यार्थी परिषद यानी कि जो आपके सामने विपक्षी पार्टियाँ जो छात्रों की है उसमें भी रहे, तो वो लोग भी आप मान लिए तो मूल राजनीति में आ गए हैं, आप भी आ गए हैं, तो उनसे तो आप लोगों की बातचीत होती होगी, तो ये तो बताते होंगे लोग ना कि तो हर पार्टियाँ सही है कि हमारी पार्टियाँ सही है। अरे एकदम, ये लोग इतना परेशान है, हमने से तो खुदे कह लो कि यार हमने कहाँ फंस गए, नहीं जाके पूछते ना तो लो अपने नेता कितना क्लोज हुआ, जब चाहे मिल ले अपन बात कह ले, अपने राजनीति में आगे जाते हुआ। हमने के ऐसा दल में है ना कि हमने के बुझेबे ना करला का कह जा, छात्र फीस वृद्धि भइल बा, लेकिन के खिलाफ अगर बोलल जाए तो हमने के पार्टी से निकाल दिया जाए, बड़े बड़े लोग हमने के हड़कावे लगेला। ये सब खुद वहाँ के नेता कहने का तात्पर्य है कि जो ABVP जो छात्र राजनीति के बदौलत समाज में खड़ी है, जो छात्र राजनीति का दम बढ़ती है, जो छात्रों के मुद्दे पर लड़ने के लिए कहती है कि मैं छात्रों के मुद्दे पर हम संघर्ष करते हैं। फीस वृद्धि के खिलाफ ABVP का स्टैंड क्या है? एकदम गायब है। क्या ABVP ने देश के प्रधानमंत्री का, HRD मिनिस्ट्री का घर घेरा? नहीं घेरा, किसी को घर नहीं घेरा, जाके बस फोटोबाजी करके चले आना कि हम फीस वृद्धि के खिलाफ हैं। ABVP का एक भी नेता फीस वृद्धि के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर क्या HRD को घेरते हुए दिखा? नहीं दिखा। तो ये सब संगठन के लोग हैं, अब ये किसी तरह उसमें रह रहे हैं और वहाँ के नेता भी कहते हैं, और नेता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और कई विधायक भी हम लोगों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि चलो आप लोग आंदोलन करिए, हम लोग बंधे हैं, मजबूरी है, अगर हम दल छोड़ते हैं तो हमारी सदस्यता चली जाएगी, आप लोग आंदोलन करिए, आप लोग के आंदोलन में हम लोग का सहयोग और समर्थन है
और हर तरीके से मदद भी करते हैं और आंदोलन को चलाने के लिए हम लोग का सहयोग और यानी कि जो विश्वविद्यालय के छात्र नेता लोग रहे हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं, मतलब इस जो यूनिवर्सिटी में आंदोलन चल रहा है उसमें साथ हैं आप लोग? एकदम साथ हैं। और वो लोग कहते हैं कि मजबूरी है कि हम सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे सहयोग और समर्थन है। जिस तरीके से फीस वृद्धि हो रही है, महंगाई हो रही है, यहाँ तक लोग कहते हैं कि हम अपने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे हैं, अपने ही सरकार में मुझसे दुर्दशा हमारी और अधिक क्या हो सकती, हमारे साथ चलने वाले 2-4 लोगों का हम प्रबंध नहीं कर पाते हैं, इससे बड़ी दुर्दशा हमारी क्या होगी, इतनी महंगाई पड़ी है। तो वो लोग कहते हैं कि इस महंगाई के खिलाफ, फीस वृद्धि के खिलाफ, छात्र संघ बहाली के लिए हम लोग की पहचान छात्र संघ की वजह से थी। छात्र संघ अध्यक्ष बने तो किसी दल ने उनको पूछा कर उसी छात्र संघ को इन लोगों ने बंद कर दिया है। नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई गरीब सदन में पहुंचे, इसलिए आप लोग लड़ाई को जारी रखिए। अगर आप लोग लड़ाई को जारी रखेंगे तो मौका हम लोग को मिलेगा, हम लोग उसमें समाहित। क्या वजह लगती है कि जो विश्वविद्यालय के छात्र संघ और मैं देख रहा हूँ इस समय धीरे धीरे जो छोटे छोटे कॉलेज हैं वहाँ के भी छात्र संघ चुनाव पर रोक लग गया? देखिए, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हिंदुस्तान के राजनीति में कोई भी ऐसा एक नेता को बताइए जो छात्र राजनीति से निकला हो और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, जिसके ऊपर लूट का आरोप लगाओ। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, घुसखोर हैं, ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट परिवार से आते हैं। ये सब बड़े बड़े किसी राजनीति उद्योगपति परिवार से आते हैं। ये सामान्य परिवार से और छात्र राजनीति से निकल कर नहीं आते हैं। और इसीलिए जानते हैं कि छात्र राजनीति से निकला व्यक्ति, ग्रामीण राजनीति से निकला व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के सदन में और देश के सदन में जाएगा तो किसानों की बात करेगा, नौजवानों की बात करेगा, उद्योगपतियों की बात करेगा। और जब ऐसे उद्योगपतियों कैसे शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ बात करेगा। लेकिन जब बड़े परिवार से लग जाएंगे तो वो दूसरे तरीके के सदन में बात करते हैं कि कैसे क्या होगा। वो गरीब के बारे में सोचेंगे नहीं, वो महंगाई बढ़ रही इसके बारे में सोचेंगे नहीं। आज सदन के अंदर आप उठा के देखिए कि क्या जो छात्र राजनीति से निकला व्यक्ति है, जो ग्रामीण परिवेश से निकला व्यक्ति है, ये सब सदन के अंदर मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं। और जो ऐसे मनोनीत टाइप के लोग आए हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो छात्र संघों से नहीं निकले हैं, वो लोग बस मुख्यमंत्री की बातों में हाँ में हाँ जी हुजूरी करने का काम करते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लग रहा है, जो अभी जहाँ एक जगह थोड़ा बहुत चल रहा है और जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, जो तमाम कॉलेज हैं सब में बंद हो गया, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है या स्थानीय प्रशासन? एकदम सरकार जिम्मेदार है। स्थानीय प्रशासन की क्या, ऐसे मुख्यमंत्री के आदेश के सामने यहाँ के डीएम और एसएसपी बौने हैं? अगर आज मुख्यमंत्री आदेश करते चुनाव होगा तो डीएम एसपी की हैसियत है कि वो रोक लेंगे? सरकार के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सरकार ने इनको सह दी है कि आपको करने नहीं देना है, जो लड़का आंदोलन करेगा उसे उठाकर जेल में बंद करो। ये कितना हास्यास्पद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर 23, 25, 30 मुकदमे लगाकर उनके ऊपर गैंगस्टर लगाने की तैयारी की जा रही थी। तो ये कितना हास्यास्पद है। तो इसका मतलब यह है कि अगर भगत सिंह के रास्ते पे कोई चलेगा, चंद्रशेखर के रास्ते पे कोई चलेगा, कोई गांधी के रास्ते पे चलेगा, तो इसको लोग गैंगस्टर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप उन लोगों से नहीं मिलते हैं जो वर्तमान सरकार में भी छात्र संघ से, मतलब बड़े बड़े छात्र संघों से आए हैं, इस समय माननीय बन गए हैं, उन लोगों से तो मुलाकात? हम लोग मिलते हैं, इन लोगों को घेरने का प्रयास करते हैं। ये लोग तो हम लोग खुद हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि हम पंगु, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो एकदम कहानी बस किसी तरह विधायक बन गए, चुपचाप पड़े रही, हमको ज्यादा मिलिए मत करिए, नहीं तो हमारा ये भी छीन जाएगा। ये हालात ये हम लोगों से कहते हैं तमाम छात्र नेता। इनसे मिलने का तो कहा कि हम बस किसी तरह यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, आप लोग कहीं और देख लीजिए। तो सरकार तो छात्र नेताओं को, जो छात्र नेता रहे उनको अवसर दे रही है, लेकिन छात्र संघ का चुनाव है उसको क्यों रोक रही है? छात्र संघ से ही तो निकलेंगे ना जो क्रांति की बात करेगा। छात्र संघ से निकला व्यक्ति मुख्यमंत्री को चैलेंज करता है। हमने मुख्यमंत्री के घर जाके घेर लिया, मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर 200 लाठी चलवाए, हम उनसे नहीं भागे। आपने कहा कि छात्र संघ से निकला ही क्रांतिकारी होता है, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो छात्र संघ से जुड़े व्यक्ति इस समय मंत्री बन गए हैं, आप देखेंगे तो आवाज तो नहीं उठा पा रहे हैं। तो कैसे आवाज उठा पाएंगे? जो तथाकथित छात्र संघ के नेता जो बीजेपी की तरफ हैं, जब वो लाभ के पद पर चले गए हैं तो उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि आराम से रहना या ठीक ठाक से रहना, ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो भी छीन लूंगा, पैदल कर दूंगा। तब उनकी मजबूरी हो गई, चूंकि एक कहावत है ना, संगत का असर होता है। तो उनकी संगत में ऐसे लोग आ गए, जैसे बहुसंख्यक में वहाँ बहुसंख्यक में ऐसे लोग हैं जिनको दबा कर रखा गया, तो 2-4 लोग क्या क्रांति कर पाएंगे? वही समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सदन के अंदर जब सदन चलता है तो समाजवादी पार्टी के विधायक योगी के मुख्यमंत्री जी के आंख में आंख डाल कर पूछते हैं कि छात्र संघ बहाल क्यों नहीं होगा, छात्र संघ चुनाव पर आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक मुख्यमंत्री जी से आंख में आंख डाल कर सवाल पूछते हैं कि आप बताइए छात्र संघ बहाल क्यों नहीं होगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे डिप्टी सीएम छात्र संघ से निकले हैं और छात्र संघ के मुद्दे पर जवाब नहीं देते। जानते हैं कि अभी जैसे पूछेंगे तुरंत ऊपर से फरमान आ जाएगा, हम पैदल हो जाएंगे। तो मतलब निरी हो चुके हैं, मतलब। तो अब आते हैं, अब तो छात्र संघ की बात हो गई, हम आपसे आते हैं कि आप समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो इस समय यूपी की राजनीति में अपनी कितनी भूमिका अदा कर रही है? अरे पूरी विपक्ष की भूमिका में हम लोग खड़े हैं। जहाँ जुर्म, अत्याचार, अन्याय
और शोषण हो रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी खड़ी है। चाहे वो कहीं हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे बादा में हो, चाहे बलिया में हो, जहाँ जुर्म होता है, अत्याचार होता है, वहाँ समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है और इनके खिलाफ हमेशा दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी रहती है। इस बार चुनावी मैदान, मतलब चुनावी जो मैदान था उसमें आप भी पूरी सक्रिय थे। क्या लगा, कहाँ से चूक हो गई कि जनता ने सत्ता नहीं दिया? नहीं, चूक हमारी नहीं हुई। जो जिस तरीके से इन लोगों ने बेईमानियाँ की हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने जो शासन के लोग हैं उनके द्वारा मिलकर जिन तरीके से इन्होंने ये बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जिस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, जिस तरीके से उनके वोटों को इनवैलिड कर दिया गया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं किसी को 100 वोट से, किसी को 200, किसी को 3000 वोट से हराया गया, ये लोकतंत्र का हनन है। और ये लोकतंत्र, इससे प्रतीत होता है कि लोकतंत्र को ये लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा रहे। तो ये हार नहीं है, ये लूट है लोकतंत्र की, और इन्होंने लोकतंत्र को लूट लिया अपने संसाधनों के बल पर। तो ये तो आप आरोप तो लगता है, आप लोग अभी ईवीएम पर सवाल उठता है, तो एक मान लीजिए एक रटा रटाया हो गया है। नहीं, रटा रटाया कैसे हो गया? आप ये बताइए कि जीते हुआ प्रत्याशी को डीएम कह रहा है जीत गए, जब अंदर जा रहा है उसको जब डीएम प्रमाण पत्र देते अभी ऊपर से फोन आ जा रहा है, उसको अंदर प्रमाण पत्र फाड़ कर उसको जेल के अंदर भेज दिया जा रहा है। ये कौन सा? ये रटा रटाया नहीं है, लोकतंत्र का हनन है। आप किस तरीके से देख सकते हो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, क्या बनारस में ईवीएम नहीं प्राप्त हुई रोडों पर? क्या आजमगढ़ में रोडों पर ईवीएम नहीं प्राप्त हुई? क्या इलाहाबाद में नहीं प्राप्त हुई? हर जगह कैसे प्राप्त हो जा रही है? जो गोपनीयता की चीज़ें हैं, मतदान जो गुप्त होता है, मतदान हमेशा गुप्त होता है। मत का हम अपने दान कर रहे हैं, उस दान जो कर रहे हैं वो रोडों पर ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये तो लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की लूट है। तो ये तो बात है, मान लीजिए हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में ये होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है इस समय यूपी की सबसे मजबूत पार्टी है, उसके बावजूद जनता के मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतर पाती। अरे कैसे सड़क पर उतरे भाई? अब क्या चाहते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के जेलों में आज भी कम से कम हजारों छात्र उत्तर प्रदेश की जेलों में सरकार आतताई सरकार के खिलाफ बंद है। आज भी लाठियां हम नौजवानों के ऊपर चलती हैं। और हम लोग लखनऊ की सड़कों से लेकर इलाहाबाद की सड़कों से लेकर हमारे नौजवान, हम सब विगत 6-7 महीने 100 दिन अभी पदयात्रा चलाए हैं, 2 चरण की पदयात्रा पूरी की। कहीं नौजवान साइकिल चला रहा है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ जुर्म होता है वहाँ जाने काम करते हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाने काम कर रहा है। चूँकि आप मऊ से हैं तो आपके मऊ का ही एक नौजवान हमारे लखनऊ जेल में सालों जेल में बंद रहा है इसी सरकार के खिलाफ में। अब हम इतना आंदोलन करते हैं, लड़ रहे हैं। और सुनिए, आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई भी बहुत लंबी चली थी, क्योंकि इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। क्या इनके पार्टी के लोग कैसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं ये भी आप, चूँकि तो जागरूक पत्रकार ने सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जब लड़ाई बड़ी होती है तो समय लगता है। अब देखिए, अब यहीं पे आते हैं हम, जैसे आपने कहा कि जब अभी जो जेलों में जाने पर आपके जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उन पर यही होता है कि जब उन पर कुछ खास लोगों के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे आपने कहा कि छात्र नेता जेल में चले जाएं तो उनके खिलाफ नहीं उतरते हैं, और जब उनसे व्यक्तिगत जुड़े मामला रहेगा कहा कि छात्र नेता हम लोगों से खुद मिलने आए वो। हमने कहा कि हम लोगों ने कहा कि छात्र नेता, पार्टी के छात्र नेता जेल में रहे। उन्होंने मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सामान्य मुद्दों पर अखिलेश यादव सड़क पे नहीं उतरते हैं, जब एक आध दफा कोई निजी मामला आ जाए तो सड़क पे आ जाएंगे। नहीं, कैसे नहीं सड़क पे उतरते हैं? हम लोग के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई आंदोलनों में वो आगे लीड करते रहे और उन्हीं के नेतृत्व पे हम लोग सड़क पे चलते हैं। और हमारा नेता है वो हर मुद्दे पर सड़क पर रहते हैं। और उस मुद्दे पर कितनी उनके फेसबुक और आप ये देखिए ना, उठा के पेपरों को देखिए जिस पेपर में छपे रहते हैं, कैसे हम लोग मान लें कि नहीं, ये तो बीजेपी, ये तो अपोजिशन पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि नहीं सड़क पर नहीं है, सड़क पर नहीं। मान लीजिए कैसे अब सड़क पर हैं? अब कैसे सड़क पर हैं? अब इससे अधिक सड़क पर कैसे हो सकता है? ये उनका कहना सड़क पर नहीं है, ये वो तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जब छात्र नौजवान जेल में बंद उससे मिलने जा रहे हैं, जुर्म के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे फर्रुखाबाद जाना हो, चाहे आजमगढ़ जाना हो, चाहे गाजियाबाद जाना हो, चाहे बादा जाना हो, चाहे हमीरपुर जाना हो, चाहे कहीं भी जाने काम कर रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति की साजिश है। उसी साजिश में ये लोग हम लोग को फंसाते कि नहीं, कहीं रोडों पर नहीं है, संघर्ष नहीं कर रहे। अरे भाई, लगातार देखिए ना, पिछले साल भर से जब से हम लोग नेता पिछले मतलब अभी जो वर्तमान समय में सरकार दूसरी चुनी गई, जो दूसरी बार बीजेपी सरकार आ गई है, इस सरकार के खिलाफ अच्छे तरीके से पूरा सड़क पे कभी आपका समाजवादी पार्टी उतर क्यों नहीं? हमारा 110 विधायक अभी जब सदन चल रहा था तो पैदल जा रहे थे, सरकार ने क्यों रोक दिया? हमारे नेता विरोधी दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो समाजवादी पार्टी के 110 विधायक थे, पार्टी कार्यालय से पैदल सदन जाने के लिए निकले, क्यों आप रोक दिए? उनको सदन नहीं जाने दे रहे हैं आप, क्यों रोके आप उनको? सदन जब जा रहे थे तो क्यों रोके? नहीं रोकना चाहिए। एक विधायक जब सदन नहीं जाएगा तो उनको डर लगा कि सदन में जाएंगे तो किसान की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, छात्र संघ की बात करेंगे, छात्रवृत्ति की बात करेंगे, इसलिए इनको बीच में रोक दो। नहीं जाने दिए। हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमेशा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, लड़ने का काम करती है। और ये भी जान लीजिए, इकलौती समाजवादी पार्टी ऐसी है
जो जुर्म और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर हमेशा संघर्ष करती है और उनके खिलाफ दो हाथ करने को तैयार रहती है। आप अभी चुनाव पर आ गए तो अब आज से इसलिए बात कर रहे हैं कि आप पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल में एक बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, आपकी पार्टी में गठबंधन में भी थे। जब गठबंधन तोड़े तो कहे कि आजमगढ़ के चुनाव इसलिए हम लोग हार गए कि अखिलेश यादव ने अपनी सक्रियता एकदम दिखाई नहीं और चुनाव प्रचार किए नहीं। तो वही आरोप लगाते हैं कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं जनता की बात नहीं कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रहते हैं, यही इसी का मामला होता है कि हम चुनाव हार जाते हैं। हिंदुस्तान में इकलौते नेता अखिलेश यादव हैं जिनके घर के दरवाजे 24 घंटे पार्टी के कार्यकर्ताओं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ही नहीं, कोई अन्य भी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति हो वो चाहे तो मिल सकता है। अखिलेश जी के दरवाजे पर अगर कोई नेता पहुंचा, कोई कार्यकर्ता पहुंचा अपनी समस्या लेकर, आउट ऑफ वे अखिलेश जी जाकर उनसे मिलते हैं। हिंदुस्तान में किसी और नेता को बता दीजिए जिसके दरवाजे खुले हों। देश के प्रधानमंत्री से कौन आदमी जाकर मिल सकता है? योगी जी से 5 KD के दरवाजे बंद हैं। 5 KD 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व पश्चिम से दरवाजे बंद हैं। मुख्यमंत्री जी से कोई नहीं मिल सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 5 KD के दरवाजे आम जनता के लिए खुले थे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं मिल सकता। हमारे नेता से सरल और सुलभ इस हिंदुस्तान की राजनीति में कोई हो ही नहीं सकता जिनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, 24 घंटा खुले रहते हैं। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। इस समय राहुल गांधी जो है पूरा चर्चे में आ रहे हैं और अभी जो उनकी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, उससे जनता में एक है कि अब अच्छा नेता उभर रहे हैं, ये भविष्य में विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे और कहीं ना कहीं यूपी में भी इनका जो अगला राजनीतिक सफर रहेगा अच्छा होगा। और तुलना यह भी हो रहा है कि अखिलेश यादव को सीखना चाहिए कि जनता के बीच में कैसे जाया जाए। अखिलेश यादव जी से राहुल गांधी को सीखना चाहिए। जब अखिलेश यादव जी राजनीति में नए आए तो पूरे उत्तर प्रदेश को साइकिल चलाकर उन्होंने जाना, तब वो उत्तर प्रदेश की देश की लोकसभा में पहुंचे। अखिलेश यादव जी ने रथ यात्रा चलाकर पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया। हमारे नेता को उत्तर प्रदेश के गली के बारे में जानकारी है। कोई आदमी जाता है कहता मैं इस जिले के हूँ तो उन्होंने पूछते किस मोहल्ले के हैं, वो बताते हैं कि हम इस मोहल्ले के, तो उस मोहल्ले में उनका क्या हाल है, वो प्रोफेसर साहब, वो वकील साहब कैसे हैं। हमारे नेता को इसकी जानकारी है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, अखिलेश जी से अगर राहुल गांधी ने सीखा है तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए। हर आदमी को किसी न किसी से सीखता है और उन्होंने भी सीखा अखिलेश जी से, अच्छी बात है। तो चलिए अंत में पूछते हैं कि अवनीश यादव की क्या तैयारी है, कब माननीय बनने की तैयारी कर रहे हैं? अरे ये तो एक हम लोग राजनीति में संघर्ष करने के लिए आए हैं और राजनीति में आए हैं कि जुर्म जहाँ होगा, जहाँ अत्याचार होगा, जहाँ न्याय होगा, जहाँ शोषण होगा, ये उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सदन में जाना और न जाना ये ईश्वर और हमारे नेता की मर्जी। हमारे नेता आज चाहेंगे आज चले जाएंगे और हमारे नेता का आशीर्वाद है। हम लोगों को कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि नहीं आज ही चले जाए, लेकिन हमारा नेता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, ये हमारे लिए काफ़ी है। और जब भी मौका मिलेगा तो सदन से लेकर सड़क तक हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ने काम करेंगे और जुर्म के खिलाफ लड़ाई। पूर्वांचल से हैं, अंत में ये पूछल जाए कि पूर्वांचल का जो राजनीतिक भूमिका बा कितना लगत बा कि वर्तमान राजनीति में अपन भागीदारी दे पाओ? पूर्वांचल कितना राजनीतिक रूप से वहाँ जरूरत बा? पूर्वांचल ने हमेशा बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है। पूर्वांचल ने से हमेशा बड़े बड़े लोग निकले हैं और पूर्वांचल ने हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार को बनाने का काम किया है। और पूर्वांचल के निकले लोगों ने हमेशा आज भी देश के प्रधानमंत्री पूर्वांचल के सरजमी से हैं। ये हमारी मिट्टी की खुशबू है। तो विकास उस कर पा रहे हैं? देखिए आप तो कहेंगे तो मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं, प्रधानमंत्री भी वहीं से, लेकिन पूर्वांचल का विकास हो पा रहा है क्योंकि पूर्वांचल से जुड़े हैं। आपको क्या लगता है पूर्वांचल में क्या होना चाहिए? पूर्वांचल के अधिकतर जिले बाढ़ में डूबे रहते नदियों से, ये पूर्वांचल का विकास है। पूर्वांचल के अधिकतर जिले ऐसे हैं जहाँ पे गांव में बिजली नहीं है, ये पूर्वांचल का विकास है। पूर्वांचल के अधिकतर 80%, मैं तो कहता हूँ 90% लड़के पूर्वांचल के अपने घरों से बाहर निकल कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूर्वांचल का विकास है। और उसी पूर्वांचल में एक जनपद को टोक्यो बना दिया गया और एक जनपद को स्विट्जरलैंड बना दिया गया है। गोरखपुर स्विट्जरलैंड हो गया है और जापान जो है टोक्यो हो गया है। और वहाँ कोई रहना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हैं। तो अब इससे अच्छा विकास का मॉडल हम नहीं आपको बता सकते। मतलब तो देखिए इन्होंने बहुत अंत में चलते चलते इतना आसान व्यंग मारा। तो आप भी जो पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं या यूपी से जुड़े लोग हैं, आप तय करेंगे कि पूर्वांचल और पूरे यूपी में कितना विकास हो रहा है और समाजवादी पार्टी इस समय जनता की बातों को कितना रख पा रही है।